विज्ञान मानव जाति के लिए एक सुंदर उपहार है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ये शब्द आज बहुत प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। आज हम एक बेहद ज़रूरी और कह सकते हैं संवेदनशील विषय पर गहरी नज़र डाल रहे हैं, यूरेनियम संवर्धन और परमाणु हथियार। हाँ, और हाल ही में ईरान की जो परमाणु सुविधाएं हैं, जैसे नातान्ज, इस्फहान, वहां कथित हमलों की खबरों ने इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया है। सही कहा। हमारी ये चर्चा द कॉन्वर्सेशन में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है, जो इस पूरी प्रक्रिया और इसके नतीजों को समझाता है। जी। हमारा लक्ष्य है कि हम इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को, मतलब यूरेनियम संवर्धन को, सरल शब्दों में समझें। ये क्या है, कैसे होता है और क्यों ये परमाणु ऊर्जा और हथियार दोनों के लिए इतना अहम है। और ये जानकारी यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो खास है ही, करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक के लिहाज से, लेकिन आम जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से, ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? यूरेनियम के आइसोटोप का क्या मतलब है? हाँ, देखिए, हर तत्व परमाणुओं से बनता है। परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या तय करती है कि तत्व कौन सा है। जैसे यूरेनियम में हमेशा 92 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या वो बदल सकती है। तो एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनमें न्यूट्रॉन अलग अलग हों, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। अच्छा, तो यूरेनियम के कौन से मुख्य आइसोटोप हैं? प्राकृतिक यूरेनियम में लगभग 99.27% तो यूरेनियम 238 होता है, जिसमें 146 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, ज्यादातर यही होता है। हाँ, और बहुत कम, सिर्फ 7.22% के आसपास यूरेनियम 235 होता है, जिसमें 143 न्यूट्रॉन होते हैं। रासायनिक रूप से ये लगभग एक जैसे हैं, पर न्यूक्लियर लेवल पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे लगता है यही फर्क, खासकर यूरेनियम 235 का, सारी कहानी बदल देता है ना? बिल्कुल। केवल यूरेनियम 235 ही वो आइसोटोप है जो फिशन चेन रिएक्शन, मतलब विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया, शुरू कर सकता है और उसे जारी रख सकता है। ये चेन रिएक्शन क्या है, थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के नाभिक यानी न्यूक्लियस से टकराता है, तो वो न्यूक्लियस टूट जाता है। इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है और साथ में कुछ और न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। अच्छा। ये नए न्यूट्रॉन फिर दूसरे U235 न्यूक्लियस से टकराते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, और ये सिलसिला एक चेन की तरह चलता रहता है। अपार ऊर्जा। और इसी से बिजली भी बनती है और हथियार भी। जी हाँ। अगर इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए, जैसे परमाणु रिएक्टरों में होता है, तो हम बिजली बनाते हैं। दुनिया की करीब 9% बिजली इसी से आती है। और अगर कंट्रोल ना हो तो वो एक अनियंत्रित रिएक्शन बन जाता है और नतीजा होता है परमाणु विस्फोट। हाँ, इसका एक और अहम शांतिपूर्ण उपयोग है परमाणु चिकित्सा में। उसके लिए आइसोटोप बनाने में भी ये काम आता है। तो जब प्राकृतिक यूरेनियम में U235 इतना कम है, सिर्फ 0.72%, तो फिर इसे इस्तेमाल लायक कैसे बनाते हैं? यहीं पर संवर्धन या एनरिचमेंट की बात आती है। सही पकड़ा आपने। संवर्धन या एनरिचमेंट का मतलब ही है प्राकृतिक यूरेनियम में से U235 का अनुपात बढ़ाना, मतलब U238 को हटाना। और ये करते कैसे हैं? मैंने सेंट्रीफ्यूज का नाम सुना है। हाँ, सबसे आम और आधुनिक तरीका सेंट्रीफ्यूज तकनीकी है। ईरान भी यही इस्तेमाल करता है। ये सेंट्रीफ्यूज कैसे काम करता है? सुनने में काफी हाईटेक लगता है भी। इसमें पहले यूरेनियम को एक गैस में बदलते हैं, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6। फिर इस गैस को सेंट्रीफ्यूज मशीनों में डालते हैं। ये मशीनें मतलब बहुत तेज घूमती हैं। कितना तेज? लगभग 50,000 से 70,000 RPM, राउंड्स पर मिनट। आप सोच सकते हैं। बाप रे, अविश्वसनीय। और इतनी तेजी से घुमाने से होता क्या है? होता यह है कि U238 का परमाणु U235 से थोड़ा सा भारी होता है। तो जब गैस तेजी से घूमती है, भारी वाले U238 अणु बाहर की तरफ धकेल दिए जाते हैं। अच्छा, वो केंद्र के पास जमा हो जाते हैं। फिर केंद्र के पास वाली गैस को निकालकर अगली सेंट्रीफ्यूज में भेजते हैं। ये प्रक्रिया हजारों सेंट्रीफ्यूज की कतारों, जिन्हें कैस्केड कहते हैं, उनमें बार बार दोहराई जाती है। तो धीरे धीरे U235 बढ़ता जाता है। बिल्कुल, धीरे धीरे U235 का प्रतिशत बढ़ता जाता है। ये एक तरह से छटाई है, बस परमाणु स्तर पर। तो मतलब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्तर का संवर्धन चाहिए होता होगा। हाँ बिल्कुल। जैसे बिजली बनाने वाले आम नागरिक परमाणु रिएक्टर हैं, उनके लिए निम्न संवर्धित यूरेनियम यानी लो एनरिच यूरेनियम LEU काफी होता है। LEU में कितना U235 होता है? उसमें U235 के स्तर करीब 3% से 5% तक बढ़ाया जाता है।
बस। और जहां रिएक्टर के लिए 5% काफी है, वहीं हथियारों के लिए ये आंकड़ा कहां तक पहुंच जाता है? हथियारों के लिए चाहिए होता है उच्च संवर्धित यूरेनियम यानी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम HEU। तकनीकी तौर पर तो 20% U-235 से ऊपर को HEU कहते हैं। लेकिन असल में लेकिन परमाणु हथियार बनाने के लिए लगभग 90% तक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इसे वेपन्स ग्रेड यूरेनियम कहते हैं। 90%? बाप रे। हाँ, और जितना ज्यादा संवर्धन होगा उतना ही कम मटेरियल चाहिए बम बनाने के लिए। हथियार उतना ही छोटा और हल्का बन सकता है। यहीं पर ईरान का मामला चिंताजनक हो जाता है ना? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA कह रही है कि ईरान ने काफी मात्रा में यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर लिया है। जी, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी बात है। 0.7% से 60% तक यूरेनियम को संवर्धित करना बहुत मुश्किल और लंबा काम है। हाँ, इसमें बहुत सारे सेंट्रीफ्यूज लगते होंगे। बिल्कुल, लेकिन एक बार आप 60% तक पहुंच गए तो वहां से 90% यानी वेपन्स ग्रेड तक पहुंचना तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा आसान और तेज होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि तब तक ज्यादातर भारी वाला U-238 तो आप हटा ही चुके होते हैं। अब जो बचा है उसमें से U-235 को और कंसंट्रेट करना आसान हो जाता है। तो मतलब 60% तक पहुंचकर ईरान ने तकनीकी रूप से सबसे मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है। इसी वजह से इतनी चिंता है। हाँ, यही मुख्य चिंता है। इसी को ब्रेकआउट टाइम से जोड़कर देखा जाता है। मतलब 60% से हथियार ग्रेड तक पहुंचने में कितना कम समय लगेगा। और सेंट्रीफ्यूज तकनीक जो है वो दोहरे उपयोग वाली है। ड्यूल यूज मतलब इससे आप रिएक्टर के लिए ईंधन भी बना सकते हैं और अगर चाहें तो हथियार ग्रेड यूरेनियम भी। इसीलिए इस तकनीक को लेकर इतनी गोपनीयता और नियंत्रण रखने की कोशिश होती है। और IAEA, जो कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी संस्था है, उसकी भूमिका यहीं आती है। वो NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि के तहत देखती है कि सब ठीक हो रहा है या नहीं। बिल्कुल। IAEA की हालिया रिपोर्ट्स में चिंता जताई गई है कि ईरान NPT के तहत अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं का शायद पूरी तरह पालन नहीं कर रहा। हालांकि ईरान हमेशा कहता है कि उसका कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण कामों जैसे बिजली बनाने के लिए है। तो संक्षेप में हमने समझा कि आइसोटोप्स क्या हैं, सेंट्रीफ्यूज से संवर्धन कैसे होता है, 3-5% LEU रिएक्टर के लिए ठीक है, पर 20% से ऊपर HEU और खासकर 90% वेपन्स ग्रेड चिंता का विषय है, और ईरान का 60% तक पहुंचना क्यों एक अहम मोड़ माना जा रहा है। बिल्कुल, निष्कर्ष यही है कि यूरेनियम संवर्धन तकनीक एक दोधारी तलवार है। ये ऊर्जा और चिकित्सा में क्रांति ला सकती है, पर साथ ही महाविनाश के हथियार भी बना सकती है। यहीं पर IAEA और NPT जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण और समझौतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। दुनिया कैसे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण फायदों का इस्तेमाल करते हुए परमाणु हथियारों के फैलाव के गंभीर खतरों को प्रभावी ढंग से काबू में रख सकती है और उनमें संतुलन बना सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा, खासकर अगर आप UPSC या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम उन पर गौर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।